बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें एक कैंडिडेट जो ऑलरेडी आईएसएसबी दे चुका था 155 के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस है। तो ये आप सबके लिए फ़ायदा मंद है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ, रिकॉर्डिंग कर लूँ और कैंडिडेट के परमिशन से इसको आपके साथ शेयर करूँ। तो ये है आईएसएसबी परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ अ कैंडिडेट बाय आईएसएसबी वाला। तो इसमें शुरू करते हैं। थोड़ी सी स्टार्ट में ऑडियो वीडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी जैसे जैसे आप इस कन्वर्सेशन में एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैंडिडेट ने कौन सी मिस्टेक्स की थी, कहाँ पे फोकस करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके कंफर्म हो जाएगी, पता चल जाएगी और आप अपने एसएसबी की तैयारी उसी लिहाज से कर सकेंगे और आपने वो मिस्टेक्स इसको रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सर ठीक है, अभी ठीक है। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है। तो क्या हाल है, सर, बाकी कोई बात सही हो? कैसे चल रही है? सर ठीक जा रहा है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने 155 में अप्लाई किया सर था? मैंने लॉन्ग कोर्स यस सर। अच्छा, तो वो ज़रा डिटेल से बताएं ना। वहाँ से शुरू कर लें, साइक टेस्ट से। यस सर, एज पर साइक टेस्ट सर मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी कि मैंने ना बस जो रेशियो था ना मेरे दिमाग में जो होते गए मैंने वही वही सारे लिखे थे। हाँ, आपने जैसे कहा था थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने, लेकिन ये नहीं कि एक ही सेंटेंस को रटा मारा था मैंने। सर मैंने सारी प्रैक्टिस की वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 में से 98 प्लस सही किए थे। नहीं, और ये अगर सारा बस वही हम फर्स्ट टेस्ट फ्लॉर वाइज था, जाएं तो बाकी सारे ज़्यादा, सर ओपीआई वगैरह थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स थे। मैं कहा अगर टेस्ट वाइज हम जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा ताकि एनालिसिस में आसानी हो। सर आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टेस्ट वाइज हम जाएंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा ओके टेस्ट वाइज। साइक साइक टेस्ट में फॉर एग्जांपल आपका कौन सा टेस्ट पहले हुआ सर। था? ओके ओके सर, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही है, एक मिनट। यस सर, सबसे पहले साइक टेस्ट के अंदर सर सबसे पहले हम वहाँ पे गए थे जौहर हॉल के अंदर। हमारा सबसे पहले चेकिंग वगैरह हुई वहाँ पे। उसके बाद सर हमें खाना वगैरह खिलवाया गया, हमारे कमरे के अंदर बैग्स वगैरह रखवाए गए और उन्हीं के साथ थोड़ी देर बाद हमें जौहर हॉल में बुलाया गया। सर वहाँ पे बेसिक चीज़ें जो फर्स्ट टाइम में होती है, हमें तकरीबन शाम 7:30 बजे के करीब उन्होंने वहाँ से फारिग किया। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, नमाज वगैरह पढ़ी और फिर सो गए। और सर फर्स्ट डे के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा कि आपने बताया हुआ था। उसके अंदर वही पीआई की फॉर्म्स वगैरह थे, सब मैंने फिल किए थे। वो सारे फिल किए थे, जो जो उन्होंने कहा था हमने किए। मैंने भी से दो तीन क्वेश्चन किए थे जिनकी मुझे समझ नहीं थी आ रही, बहुत सारे बच्चों ने भी किए थे। और इसी तरह सर हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ। सेकंड डे आपको पता है कि साइक डे होता है। वहाँ पे सर हमारे साइक के टेस्ट होने थे बहुत सारे। हम जैसे ही गए सर जौहर हॉल के अंदर वापस खाना वगैरह खा के मेस वगैरह करके, तो वहाँ से हमारे सारे टेस्ट स्टार्ट हो गए। सर हमारे टेस्ट के अंदर सारे एक साइक टेस्ट के अंदर से ना सर वो इतने अजीब अजीब सवाल, मतलब वो डब्ल्यू वेट के अंदर ना सर वो 2 3 वर्ड थे, वही थे बस। बाकी कोई भी नहीं थे इतना कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट जो हम कह सकें। और सर इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन, अच्छा, एक मिनट ना, एसआरटी, मैं इसमें से एक एससीटी, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एसआरटी, डब्ल्यूटी एससीटी। में से सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने सारे सर पूछें। 100% कर लिए थे या कुछ रहता था, कोई ब्लैंक श्लैंक छोड़ा था आपने? नो सर, मेरा ये था कि मैंने सेंटेंस छोटे बनाने की कोशिश की थी। वो जब मेरा थोड़ा सा टाइम बचा था ना 2 3 सेकंड, तो मैं जो ऊपर बोला मेरा थोड़ा अनकम्प्लीट था ना, वो मैं इससे कंप्लीट कर देता था। मैंने इस तरह किया था, ये मेरी स्ट्रेटजी थी वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, आगे। और सर आगे ये सारे टेस्ट हुए हमारे। सर वो उनकी ना वो थोड़ा कभी कभी सिस्टम खराब हो जाता था। तो कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उनका टेस्ट बीच में स्टॉप हो जाता था। मतलब उनके ना कोई नेटवर्क के अंदर जो लिंक थे ना आपस में थोड़े सिस्टम,
उनके अंदर कोई इशू था, अगर कोई एक बच्चा सिस्टम के अंदर लॉगिन करता था, दूसरा लॉग आउट हो जाता था, इस तरह का सिस्टम चल रहा था। इसी तरह बहुत सारे बच्चों का टाइम बहुत ज़ाया हुआ बेचारों का। और इसी के साथ ही सर वो हमारे SRT SCT ये सारे आपको पता ही है किस तरह के होते हैं। SRT हो गया, SCT हो गया, ये इन्वेंट्री होगी, ऑफिसर्स OPI हो गया सर, ये सारे हमारे वेरियस साइक टेस्ट के अंदर। और सर ये हम सब बच्चों का ही साइक इंटरव्यू हुआ था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सर ये सेकंड डे के अंदर हमारे ये जितने भी साइक टेस्ट होते थे वो सारे ही हुए थे। वहाँ से उन्होंने हमारी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली थी, वो हमारे नाम वगैरह पूछे थे उन्होंने सबके सामने, जिसके अंदर कई बच्चे सर वो घबरा गए थे, लेकिन वो मैं नहीं था घबराया। और सर सेकंड डे जब हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद हम थर्ड डे के अंदर सर वो हमारे आ जाते हैं, वो GTO डे। सर हमारा ये जो हुआ था ना इंटरव्यू, साइक और डिप्टी का, ये दोनों एक ही दिन हुआ था, ये फोर्थ डे भी हुए थे दोनों इंटरव्यू। और सर थर्ड डे के अंदर GTO डे था, उसके अंदर पहले तो सर हमारे वो GTO के वहाँ पे गए, इंडो टास्क हुए जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन हुई, और साथ में अच्छा ठीक ग्रुप है। डिस्कशन, सॉरी सर वो, वकास, हाँ अच्छा मैं अभी कुछ स्पेसिफिक सर सवाल जान, पूछूंगा ना। जी सर। आप जिस तरह बता रहे हैं ना उससे कोई मैं मेकआउट नहीं कर पा रहा, तो मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूंगा, तो आपने उसी के मुताबिक बताना है। तो क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि ओके जो सर। पहली स्टोरी थी आपकी, उसमें जो TET होता है या स्टोरी राइटिंग में जो पिक्चर स्टोरी होती है, वो किस चीज़ क्या थी, और यस सर। आपने क्या लिखा क्या था, वो स्टोरी क्या लिखी थी आपने, बता सकते हैं? नो सर, सर वो मैं पहली स्टोरी तो नहीं याद, लेकिन हाँ मुझे दो स्टोरीज याद है। इनके अंदर एक स्टोरी ऐसी थी कि वो एक लड़का लड़की को देख रहा था, और वो लड़की ना सिलाई कर रही थी कपड़े को। ये तीसरी या चौथी थी स्टोरी। उसके साथ में सर एक दो इस तरह की और थी जो मुझे सही तरह रिकॉल नहीं हो रही। और सर उसके अंदर मैंने लिखा था वो भाई है, उसका इंतजार कर रहा है, वो जैसे लिखेगी उसने अपना टेस्ट पास किया है, जिसके बाद वो उसे गिफ्ट गिफ्ट देने के लिए उसका इंतजार कर रहा है कि ठीक है भाई खड़े हो। सर मैंने इस तरह की बनाई थी स्टोरी वहाँ पे। अच्छा, पिक्चर क्या थी कि एक लड़का था और एक सर लड़की थी? यस सर, एक लड़का और एक लड़की थी। सर ये जो लड़की थी ना वो बैठी कमरे के अंदर बैठ के ना वो कपड़े सिलाई कर रही थी, और लड़का बाहर किसी खिड़की से ना उसे दे, खिड़की या कह सकते हैं वहां से खिड़की से देख रहा था। मैंने सर इसका ये स्टोरी बनाई थी जो मैंने अभी आपको पहले बताई है। ठीक है। यस सर। अच्छा, और दूसरी स्टोरी क्या थी? सर दूसरी स्टोरी के अंदर वो एक बच्चा बैठा हुआ था वो रोड के ऊपर। सर इसके तुम थोड़े बहुत ना वो पेपर्स वगैरह नीचे कहीं कहीं वो बिखरे हुए थे, और बस वो बैठा हुआ था कोने के ऊपर, इसी तरह का डार्क एरिया थी वो। उसके अंदर सर मैंने इसको स्टूडेंट बनाया। स्टूडेंट बनाने के बाद इसको मैंने ये बताया कि और इस तरह का ये है सर, ये स्टोरी थी इस तरह की। मुझे ये भी याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी लिखी थी वहाँ। सर ये है, लेकिन जो स्टोरी मैंने पहले नंबर पे बताई थी, ये स्टोरी कंफर्म है कि यही आई थी मैं। अच्छा ठीक है। यस और सेंटेंस कंप्लीशन में कोई उर्दू अंग्रेजी में कोई आपके रह गए थे या सारे मुकम्मल किए थे? सर ऑलमोस्ट मैंने सारे कंप्लीट किए थे हाँ, और एक आध रह गया होगा तो उसका पता नहीं, लेकिन मैंने सारे तकरीबन किए थे कंप्लीट। अच्छा, और साइक इंटरव्यू अब कितने मिनट का होता है? इस सारे के इंटरव्यू में मैं कहूँ मुझसे ना दो तीन ब्लंडर हुए थे सर उसके अंदर। नहीं नहीं, कितने मिनट का हुआ था, मिनट्स में पूछा। तकरीबन सर ये तकरीबन 15 मिनट तक का हुआ था मेरा। अच्छा, तो अब मसला क्या आया था? सर मसला ये था कि उन्होंने मुझे कत्ल कर लिया था। उन्होंने पूछा था तुम्हारी डेली रूटीन क्या है, इस तरह के सवाल पूछे थे सर। मैंने उन्हें बताया था मैं एक्सरसाइज करता हूँ सुबह उठ के, इस तरह के काम। उन्होंने फिर आगे से इस तरह के क्वेश्चन किए, मैं पजल हो गया सर। मुझे मैक्सिमम मेरा ब्लंडर यही लगता है। अच्छा, तो बाकी सर मेरी नहीं फॉल्ट है किस जो मैं पूरी तरह किस प्रिपेयर। स्पेसिफिक सवाल पे आप ब्लॉक हो गए थे, या आपको? सर ये जो मैंने अभी आपको सवाल बताया था ना डेली रूटीन वाला, इसी के अंदर मैं लॉक हो गया था। अच्छा यस सर। ठीक है। तो अब आते सर हैं GTO के। और कोई पर्टिकुलर जो आपको याद हो, कोई और इशू तो नहीं था साइक में? सर पर्टिकुलर नहीं सर, ये यही था बस। और वो घड़ी को दे रहे थे साइड। अच्छा और सर मैक्सिमम मेरा ब्लंडर इसके ऊपर ही हुआ था। अच्छा, चलो बाकी तो अब कोई क्लैरिटी नहीं आ रही ना कि बाकी टेस्ट आपके कैसे हुए, अभी आपको इतना याद भी नहीं सर होगा। वो चले अब जाते हैं इसके ऊपर जो GTO का था। तो यस सर GTO GTO का का जो टास्क। पहला टास्क होता है वो पब्लिक स्पीकिंग होता है, तो कौन सा टॉपिक था आपका? यस सर मेरा टॉपिक था क्या
सर मेरा टॉपिक ना थोड़ा टेररिज्म के रिलेटेड था, मैंने वो खुद ही पिक किया था क्योंकि उसके ऊपर मैं आसानी से बोल सकता था। अच्छा। सर ये टॉपिक मेरा था कि इस्लाम के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग कौन सी होती है, वो हलाल होती है कि मतलब वो लीगल है कि नहीं है। सर मैंने इसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की कि नहीं ये लीगल है, इस्लाम के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि हम किसी बैकग्राउंड को मारें। इस तरह के सर मैंने वहाँ पे बातें की थी और मुझे लगता है कि जीपी इम्प्रेस हुए थे क्योंकि सर उसके बाद उन्होंने मेरी काफ़ी की थी, आप समझ सकते हैं। कोई तो सवाल सर सवाल पर्टिकुलर जो उसने पूछो। नहीं सर उन्होंने तो नहीं, लेकिन हाँ नहीं सर सवाल थे कि मुझे ऐसा जीटीओ की पब्लिक स्पीकिंग के लिए ना थोड़ा टाइम कम मिला था। मेरे से जो पहले बच्चा था ना सर, वो जैसे ही अंदर गया वो तकरीबन वो खत्म हो गया। तब उसका ना वो पूरा टाइमिंग उसने लिया। मैं जैसे ही अंदर है ना सर, जीटीओ ने मुझसे कहा था कि आपको और टाइम चाहिए। मैंने कहा नहीं सर मुझे टाइम ही चाहिए। मैं अपने अंदर गया, मैंने अपनी स्पीकिंग की और सर मैंने स्पीकिंग अच्छी की फिल्म। अच्छा ठीक है, और फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी मेरी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सर मेरा प्लान परफेक्ट था उसके अंदर। हाँ लेकिन मैंने अपने ग्रुप वालों के साथ डिस्कस करके अपना प्लान अच्छा किया था। लेकिन सर हमारे ग्रुप के अंदर 3 बंदों को वोट मिले थे, मुझे तकरीबन 3 मिले थे, बाकी बच्चों को एक में 75 मिले थे। अच्छा ये हमारा ग्रुप प्लानिंग था, उसके अंदर मैंने लास्ट में अपना प्लान कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो मुझे प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला। और मेरा एक दोस्त, मेरा जो बैचमेट गया था ना ग्रुप वाला से, हम्म। वो गया वहां पे जाके ना टीटीओ ने से 2 दिन क्वेश्चन किए, वो वहीं पे खड़ा हुआ, मतलब मुझसे नहीं था वो। तब मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरा प्लान मेरे मुताबिक correct। इसके अंदर मैंने 2 टीम्स बनाई थी, टीम साइमल्टेनियसली जो काम करती थी। तो ग्रुप प्लान ये किसी और ने प्रेजेंट किया था? ऐसा प्रेजेंट तो किसी और ने किया था, लेकिन हमारा पूरा ग्रुप का ही फेल हो गया था। वहाँ पे हमारा जो सेंटर था ना, सेंटर के अंदर पूरे बैच का में से किसी ने भी ग्रुप प्लानिंग सही नहीं की। तो जब बच्चों ने आपस में बाद में डिस्कस की थी ना मैथ्स की बात, तब मैंने इसका ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आउटडोर में आपका आता है पीजीटी। यह सर प्रोग्रेसिव ग्रुप, सो वो भी ठीक है। अब वो सर मैंने कोई, सर मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं था। मैं जब वहाँ पे गया था मैंने फर्स्ट टाइम वो सारी हाइट वगैरह देखी। तब तक मैंने अपनी इंटीग्रिटी वगैरह वहाँ पे पूरी। अच्छा, और एसजीआरटी भी हो गई थी? यस सर SRT भी, SGT, यस सब ग्रुप एसजीआरटी सब ऐसा ग्रुप रेस SRT। जो होता है, जो डमी यस सर सर सोल्जर, ये भी होगी। डमी सोल्जर होता यस सर है, ये भी, टायर रोप, यस सर 4 ये भी ऑब्स्टिकल होगी। क्रॉस 5 करने होते हैं उसके बाद फिर। नहीं सर हम, अरे उन्होंने थोड़ा टाइम कहते हैं ना वो एक टाइम क्या, जी। सर एक लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है ना जिसके अंदर हमें पूरी SRGT को क्रॉस करना होता है। हाँ, सब ग्रुप रेस लेकिन टास्क हमें, होता है एसजीआरटी, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं अपने सामान के साथ क्रॉस करने करने होते हैं। यस सर, सर उन्होंने हमारा हमें पूरा टाइम नहीं खरीदा। वो तो फॉल के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर बच्चे ज़्यादा फॉल करते हैं तो फिर वो पूरा टाइम नहीं मिलता उनको। ये ऐसे हमें पूरा टाइम निकलना। वो पहले से इंस्ट्रक्शन बता दी जाती है ना, 10 सेकंड और 5 सेकंड डिडक्शन होती है बॉडी का सही, मटेरियल का फॉल। यस सर उन्होंने बताया था हमें। हाँ, वो तो उस हिसाब से होता है। चलो, और उसके बाद फिर आपका होगा जीटी होगा, कमांड टास्क या ऑब्स्टिकल्स होंगे। सर ये मुझे नहीं पता, लेकिन कमांड टास्क के अंदर उन्होंने सबसे पहले मुझे चूज किया था GTO ने। ठीक है। सर आप समझ सकते हैं मैं नोट एग्रीमेंट रहा हूँ, इसके पीछे भी वजूहत हैं जो, इसमें यह है कि मैं अपना कमांड टास्क सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर बाकी आपके आयुष कितने हुए थे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स? सर मुझे 5-6 किए थे मैंने तकरीबन, अटेम्प्ट किए थे। कौन कौन से किए थे आपने? सर वो जो एक होता है वो रोप क्लाइंबिंग होता है, वो एक वो मंकी ब्रिज होता है, एक वो क्राउच करके जाना होता है, और एक सेब्रा क्रॉसिंग होती है। इसके साथ में एक बार और भी किया होगा तो मुझे याद नहीं है सर, लेकिन नहीं, हाँ सर एक ये तो रोप आपने क्लाइंब, जो मंकी ब्रिज है वो किया। या फिर वो मैंने किया था। दूसरा? दूसरा सर वो जिगजैग जिसके ऊपर चल के जाना होता है तेज हाँ तेज, वो भी मैंने किया था। ठीक है, और? और सर वो साथ में वो एक वो रोप वाला होता है वो, और भी कौन सा इसके rope? साथ वो एक जो और है। स्विंग करते हैं उस पे? नहीं सर वो दूसरा जिसके ऊपर चढ़ना होता अच्छा, है, जो वो रोप क्लाइंबिंग सर, रोप क्लाइंबिंग। जिसके मैक्सिमम नंबर होते हैं।
यस सर, वो कर लिया था उसके आपने? साथ में सर, यस सर, पेमेंट कर लिया था। अच्छा, और सर बस यही मैंने तकरीबन किए थे, टाइम पास डिच हो किया गया था था डिच ऑफिस आपने? के। नहीं सर, डिच के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था वहाँ पे। अच्छा, डिच भी नहीं हुआ था। डबल बॉक्सिंग रिंग यस सर, वो मैंने किया था। पहले अटेम्प्ट में हो गया था या दरमियान में कोई? ये दूसरे अटेम्प्ट में हुआ था। अच्छा, फाउल हुए थे। यस सर। ठीक है। अच्छा, और डिप्टी का जो ग्रुप डिस्कशन था, यस सर। उसमें सर वो टॉपिक क्या था? सर ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक क्या, एक ईमानदार बंदा सोसाइटी में सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता, सर एक ये अच्छा। था। और एक सर वो मुझे सही तरह याद नहीं है, वो सॉरी सर, वो मैं थोड़ा ना। अच्छा, आपका अपना पॉइंट याद नहीं है? सर मुझे याद है कि मैंने क्या दिया था पॉइंट, और सर मुझे ये भी याद है कि वो एक मतलब मुझे बच्चे बोलने नहीं से दे रहे। अच्छा। जब मैं हाथ खड़ा करता था ऐसे बोलने के लिए, तो वो दूसरा भी बोल पड़ता था वहाँ पे। सर वो मेरा ठीक है, डिप्टी का इंटरव्यू मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया, और साथ में सर वो भी अच्छा गया मेरा अंग्रेजी ग्रुप वाला डिस्कशन भी याद अच्छा। नहीं है टॉपिक? सर अंग्रेजी वाला ये मैंने बताया था आपको, क्या है बंदा सोसाइटी में सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता। अच्छा, मैं समझ कि ये उर्दू वाला है। उर्दू वाला क्या था? नहीं सर, सर उर्दू वाला थोड़ा नहीं याद मुझे, सॉरी सर। ठीक है। तो आपका वैसे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस पे कि ईमानदार बंदा सोसाइटी में सर्वाइव कर सकता है कि नहीं? मैंने कहा यस सर, कर सकते हैं सोसाइटी में सरवाइव ईमानदार बंदा, क्योंकि बगैर जिसके पास क्योंकि अगर कोई बंदा उसे नहीं पसंद करे तो उसे कहीं और जगह रख लेंगे। सो इस तरह का कुछ बताया था वहाँ पे। अभी सर एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे उसकी तरह याद तो नहीं है जैसा मेरा वो अभी हाँ ठीक है, स्क्रीन कोई में नहीं। बोला था। इंटरव्यू पर कितने मिनट का होता आपका? बिफ्टी का इंटरव्यू मेरी वो थोड़ा एकेडमिक्स रिकॉर्ड मेरे थोड़ा पुअर है, इसलिए मेरा इंटरव्यू उन्होंने इतना लंबा निकल गया। लेकिन हाँ, वो स्माइल कर रहे थे जब मैं बाहर गया था ना, तब वो स्माइल कर रहे थे। फिर भी 5-10 मिनट कितना होगा अंदाजा? सर इतना ही हुआ था, यदि 5 से 10 मिनट का ही हुआ था। हाँ, अच्छा। 10 मिनट तक तो हुआ था। सवाल कोई एग्जैक्ट कोई किसके रिलेटेड पूछा था या नहीं? हाँ सर, वो मुझसे निशान हैदर के बारे में पूछा था, 2 बंदों के बारे में, उनमें से एक के बारे में नहीं था मुझे। एक का आपको पता था, एक का नहीं था? यस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये मैंने आपकी पूरी सुन ली। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब सेलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी आपने सारी चीज़ें बताई हैं। तो यस सर। WT आपने कहा था सारे आपने कंप्लीट किए थे या दरमियान में जो आपको टाइम बचता था तो उस वक्त आप कंप्लीट कर लेते थे? यस सर। तो डेफिनेटली मतलब जो आप छोड़ के दरमियान में कंप्लीट करते थे तो इसका मतलब है कि वो जो क्वालिटी वाला क्या कहते हैं रिस्पांस होता है वो शायद नहीं होगा तभी। देखें, साइकोलॉजिस्ट के पास जो सबसे ज़्यादा दो इम्पोर्टेंट वो होते हैं क्या कहते हैं टेस्ट हैं। वो है वेट WT और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये इम्पोर्टेंट है सबसे, बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुनियादी है, इसको कहते हैं बेसिक। जो साइकोलॉजिस्ट के पास जो बेसिक टूल है किसी भी कैंडिडेट को जज करने का, ये दो हैं। तो यहाँ से वो बंदा उनके सामने आता है, सबसे पहले ये चीज़ें चेक करते हैं। जब यहाँ पे किसी कैंडिडेट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिए हों तो वो उसको आगे कैरी करते हैं कि हाँ इस बच्चे में कोई जान है। लेकिन अगर आपने ये दो टेस्ट साइकोलॉजिस्ट के ठीक नहीं किए, आपके रिस्पॉन्सेज सही नहीं है, जो सेंटेंस आपने बनाए हैं दोनों, वो सेंटेंस कंप्लीशन के हैं या WT के, उसमें वो क्वालिटी वाला एलिमेंट नहीं आ रहा, तो फिर वो उस बच्चे को डाउन ग्रेड कर लेते हैं, कह रहे हैं कि इस बच्चे में जान नहीं है। तो उसके साथ जो सब्सिक्वेंट आपके टास्क होते हैं तो उसके ऊपर वो उतनी तवज्जो से नहीं देखते जिस तरह पर उसको देखते हैं जिसने ये अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए। जो पिक्चर आपने एक बताई थी वो एक खातून या लड़की कमरे में थी, बाहर एक विंडो से देख रहा था। तो यस आपने सर। जो गिफ्ट वाला और वो सारी कहानियाँ बताई तो इसका मतलब है कि आपने थोड़ी सी इसको कहते हैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। स्टोरी आप जब भी लिखें तो वो एक तो रेलेवेंट होना चाहिए, अननेसेसरी यस सर। उसको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो इसको हम कहते हैं कि और ऑप्टिमिस्टिक या और पॉजिटिव चीज़, या साइकोलॉजिकल टर्म में इसको कहते हैं कि फेकिंग गुड, कि बंदा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अच्छा बताने की कोशिश करे।
तो ये चीज़ें होती है, साइकोलॉजिस्ट फिर इसको देख लेता है और चीज़ें इसमें मसाइल आती हैं। तो बाकी स्टोरी राइटिंग आप चीज़ें आपको नहीं याद। वीकनेसेस और वो आपने क्या लिखी थी उसमें जो सर सेल्फ मैंने डिस्क्रिप्शन टेस्ट में? वीकनेसेस, सर हाँ मैं आपको बताता हूँ सर। हम्म, सर मैंने स्ट्रेंथ के अंदर अपनी लिखी थी फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन, हम्म, और इसके अलावा सर सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिटरमिनेट, सर मैंने ये लिखी थी। और इसके अलावा ह्यूमैनिटीज के अंदर मैंने लिखे थे लाउड स्पीकिंग, और सर एक दो दो और मैंने लिखे थे तकरीबन, एक दो और भी लिखे थे। एक लाउड स्पीकिंग और क्या क्या एक पोअर हैंड राइटिंग, और इसी तरह का सर एक और था वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, दिमाग के अंदर नहीं है बैठे। अच्छा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी कोरिलेट करते हैं। वो हैंड राइटिंग का आपके मेरे पास आया हुआ है, हैंड राइटिंग की आपकी इतनी मजेदार नहीं है, वो तो आपने ठीक लिखा है। तो जो इंटरव्यू में आपने बताया था कि वो आपने शायद डेली रूटीन का बताया था, तो ये चीज़ भी देखने वाले थे कि जो PIQ पे या जो बायोडाटा फॉर्म पे आप चीज़ें लिखते हैं वो इंटरव्यू के पर्पस के लिए होते हैं, और इंटरव्यू में उसको वेरीफाई करते हैं कि बंदे ने जो कुछ लिखा है वो वाकई दुरुस्त लिखा भी है या नहीं। तो अगर आपने वो दुरुस्त नहीं लिखा तो जाहिर है आप फिर ब्लॉक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि इसका मैं क्या जवाब दूँ। सर सर तो यस सर, ये अभी मैं समझ आ गई। तो यही चीज़ होती है। साइकोलॉजिस्ट बस इसी को पिक कर लेता है और उसके ऊपर अपना माइंड बनाता है कि बंदे में जान नहीं है, ठीक नहीं है बंदा। तो बाकी जो GTO का है, तो पब्लिक स्पीकिंग का जो टॉपिक था सुसाइड बॉम्बिंग वाला, उसमें डिपेंड करता है कि आप मतलब कितने देर के लिए करते हैं। 3 मिनट दिए हुए हैं तो बंदे को 3 के 3 मिनट ही अवेल करने चाहिए, और आपकी जो लॉजिक हो वो स्ट्रांग हो, उसकी कोई मतलब रिलेवेंस भी हो, और रेशनल भी अच्छा हो, तो वो पब्लिक स्पीकिंग टास्क जो है ना आपका थ्रू हो जाता है। इस तरह ग्रुप प्लानिंग सा, जिस तरह मैंने साइक का बताया था कि साइक की ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से आप साइकोलॉजिस्ट को अच्छे नज़र आ जाते हैं तो फिर वो आपको आगे कैरी करता है एज ए रिकमेंडेड केस। इसी तरह जो GTO के ओके सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही इंडोर के दो हैं, पब्लिक स्पीकिंग और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। जो कैंडिडेट इन दो टास्कों में अपने आप को बाकी ग्रुप से थोड़ा सा वो कर लेता है, मुमताज़ कर लेता है, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर साबित कर लेता है, तो फिर GTO उसको आगे आउटडोर के लिए भी एज ए रिकमेंडेड केस लेके जाता है, और उसके दिल में नेचुरली उसके लिए साफ कॉर्नर आ जाता है कि अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती है तो फिर उसको इग्नोर करता है। तो अगर ये दो टेस्ट आपके अच्छे हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आपकी अच्छी है और पब्लिक स्पीकिंग आपने सही की है, यस तो सर। फिर GTO भी आपको आगे लेके जाता है कि ये मेरा मेकिंग केस है, इसको इसको मैंने आगे भी देखना है। तो वैसे आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आलिबान आपको मौका नहीं दिया तो आप थोड़ा सा गुस्से हो गए थे। तो मैं अंदर नहीं सर, बेसिस मैं गुस्सा ऑफ नहीं। यूर स्टेटमेंट हो सकता है कि GTO ने भी ये चीज़ देखता हो, तो वो इस चीज़ को इमोशंस को देखते हैं। इन दो टेस्टों में ना पर्टिकुलर जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है इसमें पेशेंस को देखा जाता है। तो हो सकता है कि आपका कोई ऐसा जस्चर हो, या आपने कोई ऐसी बात कही हो, या आपके चेहरे पे कोई ऐसे तासुरात नजर आए जिसको GTO ने देखा हो, तो वो उसको कहते हैं कि इस बंदे में एग्रेशन है। एग्रेशन की दो किस्में होती हैं, एक हिडन एग्रेशन होती है और एक जो है ना ज़ाहरी एग्रेशन होती है, जो जाहिर वो करता है। तो दोनों ठीक नहीं है ISSB के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमांड टास्क आपने बताया था आपका फर्स्ट हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको बताता हूँ कि जो कमांड टास्क जिस कैंडिडेट का फर्स्ट होता है, तो इसका मतलब यही है कि वो मेकिंग केस नहीं है। समझ रहे हैं? समझ गया। यस सर। तो ये एक तरीके से इंडिकेशन है। और GTO की कोशिश ये होती है कि एक ऐसे बंदे के ज़रिए जिसके का कमांड टास्क होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकियों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसको करना कैसे। तो अच्छा, अमूमन उसके साथ फिर उसको GTO कंपनसेट भी करता है, ऐसा भी नहीं है कि उसको कंपनसेट नहीं करता है, उसको फेयर मौका नहीं देता। तो अमूमन जो फर्स्ट कैंडिडेट का जो टास्क होता है वो सबसे आसान ही दिया जाता है, कि जो सबसे आसान टास्क होता है वो ही अमूमन दिया जाता है। तो एक तरह से डिसएडवांटेज भी होते हैं कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा नर्वस होता है बंदा। दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा GTO बताता भी है कि पहले आपने ये करना है वो करना है, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि अगले बंदों ने ये चीज़ें इस तरह करनी है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा।
तो वो थोड़ा सा कंपनसेट भी करते हैं। और वैसे जो एक नेचुरल चीज़ है कि जीटीओस का एक माइंडसेट ये होता है कि जो फर्स्ट कैंडिडेट जिसको वो टास्क करा रहे होते हैं तो अमूमन वो उनका नॉट रिकमेंडेड ही होता है। ओके सर। तो ये चीज़ें मतलब इंडिकेट करती हैं कि आपका जो इंडोर भी ठीक नहीं हुआ होगा उस तरीके से, जिस तरीके से मतलब आप मैं उनकी नजरों में नहीं आया बस। हाँ, उसके असल असल चीज़ ये है कि आप अपने आप को जीटीओ जो भी सेलेक्टर है ना उसकी नज़रों में अपने आप को लेके आना है, क्योंकि उसके सामने 10 कैंडिडेट होते हैं। तो 10 कैंडिडेट में ये तो बात श्योर है कि 10 के 10 तो नहीं होंगे। तो अब उनमें से कौन होगा, तो हर कैंडिडेट ने जान मार के अपने आप को सबसे आगे लेके आना है कि वो बंदा मैं हूँ जिसको आपने रिकमेंड करना है। तो वो जब आप जीटीओ कोई भी सेलेक्टर हो, वो डिप्टी हो, जीटीओ हो या साइक हो, तो आपने अपने जितने भी रिस्पॉन्स है, आपने रिटर्न रिस्पॉन्सेज दिए हैं या आप वर्बल रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, उसमें आपने उस उसके सामने प्रूव करना है कि यस आई एम द वन जिसको आपने रिकमेंड करना है। तो इस तरह चीज़ें वो आगे लेके चलता है। तो आयुष भी आगे मतलब आपने 4-5 किए 9 में से, तो तकरीबन 50% हो गया। एक आपने अच्छा वाला किया है, प्रोबेबली वो भी जीटीओ ने शायद नोट किया होगा कि आप चूंकि वार्ड है और आपको मौका मिल गया होगा कि आपने रोप शोप आगे पीछे मतलब की होगी। लेकिन अगर आपके ये डेफिनेटली सारे होते या आपकी तरतीब से होते तो वो उस उसके जहन में थोड़ा सा आपके लिए फिर सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। इसी तरह जो आपका टॉपिक था उसके लिए म्यूचुअल डिस्कशन या ग्रुप डिस्कशन डिप्टी के पास, तो चूँकि अभी एग्जैक्टली आपको याद नहीं है चीज़ें, तो उस पर तो मैं इतना ख़ास कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जब ये भी अभी जो जिस तरह साइक और उसका मैंने बताया जीटीओ का कि उसके सामने ये दो चीज़ें जब आपकी अच्छी हों तो वो आगे आपको कैरी करता है। इसी तरह जो डिप्टी प्रेसिडेंट होता है उसके सामने भी आपकी दो चीज़ें आती हैं। अभी मैंने आपसे वो नहीं पूछा कि ऐसे आपने क्या लिखा था और कितना लिखा था जो आप पहले दिन लिखते हैं। ऐसे का टॉपिक क्या था वैसे? तो याद नहीं है। अच्छा, वो ऐसे जब आप लिखते हैं ना वो फिर डिप्टी के पास आ जाते हैं। वो उस ऐसे को देखकर फिर उसकी नंबरिंग करता है, मार्किंग करता है, उसमें देखता है कि कैंडिडेट ने कितना लॉजिकल लिखा है, सही लिखा है, अंदर टॉपिक लिखा है, नहीं लिखा। और उसके बाद जब वो ग्रुप डिस्कशन आपसे डिस्कशन कराता है उसमें भी वो देखता है कि बंदे का इंटेलेक्ट क्या है, उसको मालूमात है नहीं है, चीज़ों को वो कैसे लेकर जाता है दूसरों के साथ, उसका जो ग्रुप के अंदर बिहेवियर है कैसा है, दूसरों की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, या अपनी बात को ही आगे बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें वो नोट करते हैं। जब आप फाइनली इसके इंटरव्यू में जाते हैं तो यहाँ तक उसका माइंड बन चुका होता है कि ये कैंडिडेट कैसा है। एक तो आपका रिटर्न जो आपके ऐसे है वो देख लेता है, प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन में भी देख लेता है। तो वो तकरीबन 60-70% उसका माइंड बन चुका होता है। वो उधर ही मार्क कर लेता है कि बस इस कैंडिडेट को मैंने बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, फॉर्मेलिटी की तरफ। तो यूजुअली जो 5 से 10 मिनट का टाइम होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 5 से 10 मिनट, कुछ कभी कभार 5 से 10 मिनट वाले रिकमेंड भी हो जाते हैं। वो फिर डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्सेज मतलब हम जब आपस में डिस्कस करते थे इसमें फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस जो होती है, तो कभी कभार डिप्टी कहता है कि लड़के ने तो ऐसा भी मज़ेदार नहीं लिखा था, और ग्रुप डिस्कशन में नहीं तो खास में कि जब मैंने उसका इंटरव्यू शुरू किया तो मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। वो मज़ा उसको इसलिए आता है। हेलो, यस सर। अच्छा इधर टाइम बता रहा है कि टाइम खत्म होने वाला है। तो वो मज़ा उसको इसलिए आता है कि मतलब उसके रिस्पॉन्सेज अच्छे आ रहे होते हैं, तो उसकी बुनियाद पे भी वो कर लेता है। तो बुनियादी तौर पे अगर आपने तैयारी करनी है तो WAT और जो SCT है उस पर आप मेहनत करें। इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बाकियों पे करेंगे, ऐसे राइटिंग और जो ग्रुप डिस्कशन है इस पे ज़्यादा फोकस करें। तो जब आप पहले 1-2 टेस्टों में उभर कर आएंगे तो बाकी आपके टेस्ट थोड़े बहुत माटे भी हों तो चलेगा, वो आपको फिर वो नेचुरली वो क्वेश्चन देगा। तो मतलब मेरी तरफ से तो यही है आपका एनालिसिस। और ये आपने एनालिसिस बहुत अच्छा किया सर, आपने एनालिसिस बहुत अच्छा किया है। कोई वजह थी इसलिए उन्होंने मुझे नोट रिकमेंड किया है। मैं समझ रहा था मेरे टास्क अच्छे हुए थे, लेकिन आपने बताया कि उतने अच्छे नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। हाँ, और सर वैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मुझे मैंने तकरीबन बहुत सारी चीज़ें शुरू की है जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा पहले से इम्प्रूव हुआ हूँ। इसके अंदर सर ये
कई बातें आपने बताई हैं जो कड़वी हैं लेकिन वो सच हैं, और ये इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है। ये आप अब बातें अगर आप मतलब मजीद चाहते हैं तो एक और सेशन मैं वैसे आपका बस सिर्फ इंटरव्यू ले लूंगा उसकी बेस पे 1-2 दिन बाद, अगर आप चाहते हैं तो वो आपने जो मुझे फॉर्म भेजा है उसकी बेस पे मैं फिर आपसे वो फॉर्म के बारे में भी फिर मैं आपको फाइनल बता दूंगा। उस फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हैं आपकी, ये सारी चीज़ें काउंट होती है, तो वो मैं फिर उसके बेस पे आपका इंटरव्यू ले लूंगा, फिर वो इंटरव्यू वाला एलिमेंट भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। सर वैसे मेरी थी ओके सर, आपने रियलाइज़ किया ये बहुत अच्छी, मुझे काफ़ी खुशी हुई, मुझे अपनी गलती का भी पता चला। और सर मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे एक आप कह सकते ओवर कॉन्फिडेंट था, मुझे लगता था कि मैं वो नहीं रखे, मैं हो जाऊँ इंशाल्लाह, लेकिन अमूमन यही होता है कि जब आप समझते हैं कि मैं तो ठीक जा रहा हूँ तो वो ठीक नहीं जा रहे होते हैं, या बंदा स्लो हो जाता है थोड़ा अच्छा सा। समझ आ गई। हाँ। यस सर। सर बस ये गलतियाँ किसी से होती हैं, मेरी गलती थी, मैं नोटिस में हूँ, एंड हाँ। आई एक्सेप्टेड, एंड आई एम नॉट श्योर दैट आई विल रिपीट द सेम मिस्टेक्स आई डिड देन। चले एंड इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, और मैं कोशिश करेंगे 2-3 दिन बाद में आपको फिर लिंक भेज दूंगा, तो इंटरव्यू वाला एलिमेंट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। आपका जो करंट है वो अल्लाह हाफिज़। ठीक है। ओके, ठीक है सर, शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह खैर सर। ओके, थैंक यू। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपने ये सारी कन्वर्सेशन और एनालिसिस सुनी होगी, और इससे आपको एक वाज़ेह आइडिया हो गया होगा कि आईसीएसबी के टेस्ट कैसे होते हैं, और उसमें आपको किस तरह बिहेव करना चाहिए, आपके रिस्पॉन्सेस क्या होने चाहिए, किन गलतियों को आपने अवॉइड करना है। जो कैंडिडेट को पता चल गई थी कि उसके ओपिनियन में वो तो समझ रहा था कि उसने चीज़ें बेहतर की हैं, लेकिन एक्शन में उसने बेहतर नहीं की होती है। तो इस लिहाज से अगर आप चाहते हैं कि आप कभी अगर आप पर्टिकुलर रिपीटर्स हैं कि आपका एनालिसिस हो, आपको अपने गलतियों को पता चले, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले सारी चीज़ें रिकॉल कर लें कि आपने वहाँ पे किस टेस्ट में क्या चीज़ कौन सी रिस्पॉन्सेस दिए थे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो एनालिसिस करने वाला है तो वो आपके जो एक्चुअल रिस्पॉन्सेस है उसकी बेस पे दुरुस्त एनालिसिस कर लेगा और आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है कि आपसे बेसिकली गलती कहाँ पे हुई थी। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल कर सकते हैं, बेहतर ये कि आप फिर लिख लें जब आप आईसीएसबी से होकर आएँ कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में या एक डायमेंशन में आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो ये थी। तो ये बात के लिए, लर्निंग के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अगर किसी ने एनालिसिस वगैरह कराना है या आपने आईसीएसबी का पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप इंटरव्यू भी शेड्यूल करा सकते हैं कॉन्टेक्ट करके, पूछकर, और कंप्लीट आईसीएसबी कोर्स भी ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर कीजिए, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक आईसीएसबी के रिलेटेड जो भी नई वीडियोस हों वो आप तक बर वक़्त पहुँच सकें और आप अपनी आईसीएसबी की तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।